शुक्रवार दोपहर 3 बजे। नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे में होगी देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर। मोदी 3.0 कैबिनेट एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय मंत्री संभालने लगे हैं अपने विभागों का कार्यभार। साथ ही नजर होगी आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर भी। यहां कल होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। इसके अलावा बात होने वाली है मौसम की, जहां पारा और बढ़ सकता है। लेंगे अपने संवाददाताओं से भी तमाम अपडेट। शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की हेडलाइंस के साथ। आज से फुल एक्शन में मोदी सरकार। डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव और कीर्तिवर्धन समेत तमाम मंत्रियों ने संभाला पदभार। प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने का लिया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किए योग के वीडियो। नियमित योग के जरिए स्वस्थ जीवन जीने की लोगों को दी प्रेरणा। ओडिशा में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। कुछ ही देर में शुरू होगी टीडीपी विधायक दल की अहम बैठक। चंद्रबाबू नायडू को चुना जाएगा नेता। कैबिनेट के स्वरूप पर भी होगा मंथन। आंध्र प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी समेत कुछ अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। टीडीपी विधायक रघुराम कृष्णम राजू ने हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दर्ज कराई शिकायत। सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज करेगा सुनवाई। याचिका में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को दी गई है चुनौती। और उत्तर और पूर्वी भारत में अगले 5 दिन प्रचंड गर्मी के आसार। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। वहीं महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश जारी रहने का अनुमान। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। आज से मोदी 3.0 की सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। सुबह से ही कई मंत्रियों ने अपने विभाग की जिम्मेदारी भी ले ली है। डॉक्टर एस जयशंकर ने आज एक बार फिर विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला। पदभार संभालने से पहले उन्होंने कहा कि बीते सालों में मंत्रालय के कार्य से सभी संतुष्ट हैं और आगे भी ऐसे ही कार्य जारी रहेंगे। I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. So this has been the record so far. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है। 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए। जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए।
इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। अश्विनी वैष्णव फिर एक बार रेल मंत्री भी बनाए गए हैं, लिहाजा उन्होंने आज रेल मंत्री के तौर पर रेल भवन में अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को सरजमी पर लाने में रेल मंत्रालय बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में आज कार्यभार संभाल लिया है। भूपेंद्र यादव ने पदभार दिए जाने के लिए आभार जताया और देशवासियों से प्रधानमंत्री मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने की भी अपील की। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। वहीं कीर्तिवर्धन सिंह ने भी आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभालने से पहले कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने आवास पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की भी बात कही। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौंपी है। उस जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाना है और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला करेगा और उसके तय किए रास्तों पर हमें चलना है। न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आंध्र प्रदेश में आज तेलुगु देशम पार्टी TDP के विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है अब से कुछ देर में, जिसमें पार्टी प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू को नेता चुना जाएगा। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नेता चुना जाने के बाद TDP, BJP और जनसेना गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसके बाद उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण मिल सकता है। नायडू के साथ कई और विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में TDP को 135, जनसेना को 21 और BJP को 8 सीट पर जीत हासिल हुई है। कल यानी कि 12 जून को यहां नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो कैबिनेट के स्वरूप पर भी हो रहा है मंथन। TDP की बैठक चल रही है। आंध्र प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है और उसके बाद राज्यपाल से तीनों दल के नेता जो हैं वो मुलाकात करेंगे, जिसके बाद ये निमंत्रण जो है उसके बाद दिया जाएगा उनको कि कौन जो है कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। विजयवाड़ा से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। बैठक चल रही है, बैठक में किन मुद्दों पर बात हो रही है, उसके बाद राज्यपाल के साथ मुलाकात होनी है और उसमें किन बातों को निकल कर आने की उम्मीद है?
तो अमरेंद्र के पास हम एक बार फिर आएंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है जिसमें टीडीपी आज चंद्रबाबू नायडू को चुनेगी नेता, और जिसके बाद टीडीपी के सूत्रों ने यह बताया है कि बैठक के बाद एनडीए के नेता राज्यपाल एस अब्दुल नजीर से मुलाकात करने वाले हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नायडू का चुना जाना अब तय नजर आ रहा है। अमरेंद्र से हमारे साथ संपर्क फिर जुड़ चुका है। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ताजा अपडेट। भावना, देखिए आज विजयवाड़ा में कई बैठकों का दौर है। एक और जहां टीडीपी की एक अहम बैठक अभी प्रारंभ हुई है, चंद्रबाबू नायडू बैठक में पहुंचे हैं और टीडीपी के पूरे 135 जो विधायक हैं वो लगातार इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। मैं इस समय बैठक के उसी स्थल पर हूं जो चंद्रबाबू नायडू जहां पर बैठक ले रहे हैं। विजयवाड़ा शहर का प्राइम लोकेशन है, A1 कन्वेंशन में बैठक है। सुरक्षा को लेकर खासा इंतजाम किया गया है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है और ये बताया गया है कि चंद्रबाबू नायडू को विधायक दल जो है वो नेता चुनेगा और उसके बाद बैठक में उन स्वरूपों पर ही बात होगी जिस पे सरकार को आगे चलना है, और वो नाम जो है टीडीपी कोटे से वो कौन से मंत्री होंगे उनके नाम पर भी चर्चा होगी। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि वो कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे और जो 100 दिन का जो सरकार का एजेंडा है उस पर भी बात होगी। तो ये एक अहम बैठक है जो चंद्रबाबू नायडू इस समय उपस्थित हैं। 135 जो टीडीपी के विधायक हैं वो सभी लोग उपस्थित हैं और इस बैठक में लगातार एक मंथन चलेगा जिसमें न सिर्फ उन चेहरों की बात की जाएगी जो अगली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे, साथ में वो एजेंडे होंगे। इसके अलावा दो अहम बैठक और मैं बता दूं साथ में, इसके अलावा इस समय जस्ट थोड़ी देर पहले बीजेपी की एक बैठक स्टार्ट हुई है जिसमें राज्य की जो नवनिर्वाचित सांसद हैं और बीजेपी अध्यक्ष हैं डी पुंडेश्वरी, उन्होंने 8 जो विधायक है बीजेपी कोटे के उनके साथ एक बीजेपी कार्यालय पे यहाँ पे बैठक जारी है जो इस समय चल रही है और उसमें भी बीजेपी अपने मुद्दों की चर्चा करेगी क्योंकि उनको बाद में एक ज्वाइंट बैठक। ठीक बात अमरेंद्र, बैठकों का दौर जारी है। बैठक के बाद फैसला होगा कि चंद्रबाबू नायडू का नाम जो है वो निकल कर आएगा और मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कल होने वाला है। अमरेंद्र, अगर उसके बारे में आपसे ताजा जानकारी लेना चाहें, कल कौन सा समय रखा गया है और कहां शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है? जी भावना, मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दे दूं कि अभी इस वक्त एक मीटिंग जो है जनसेना की भी चल रही थी जिसमें जनसेना ने 21 सीटें जीती हैं और पवन कल्याण को जनसेना का विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यानी कि तीन बैठकें लगातार एक साथ चल रही हैं। टीडीपी की एक बैठक, दूसरी बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी की बैठक और तीसरी जनसेना की बैठक। और जस्ट कुछ सेकंड पहले ये अपडेट आया कि उनको जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया और इस बैठक के बाद एक संयुक्त बैठक और संयुक्त बैठक के बाद वो एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा जो तीनों लोग अपने लेटर्स को लेके जो यहाँ के गवर्नर है एस नजीर साहब उनके पास जाएंगे और वो भी लगभग का तय समय जो बताया जा रहा है, जो अंदर से सूत्रों से खबर आ रही है 12 साढ़े 12 के आसपास का वो समय होगा और गवर्नर को वो अपना लेटर देंगे और सरकार जी अमरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है इस समय जो दर्शकों को बतानी है अमरेंद्र। एक बड़ी खबर यह आ रही है कि आंध्र प्रदेश के टीडीपी विधायक रघुराम कृष्ण राजू ने निवर्तमान मुख्यमंत्री वीएस जगनमोहन रेड्डी पर हत्या का प्रयास समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, ऊंडी से विधायक रघुराम कृष्ण राजू ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, सीआईडी प्रमुख पीवी सुनील कुमार और अन्य अधिकारियों पर प्रताड़ित करने, हत्या के प्रयास, हिरासत में यातना और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए हैं। टीडीपी विधायक का आरोप है कि यह घटना करीब 3 साल पहले यानी कि साल 2021 में हुई थी। तो आंध्र प्रदेश से ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश के टीडीपी विधायक रघुराम कृष्ण राजू ने निवर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर हत्या का प्रयास समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कुछ अधिकारियों पर भी ये आरोप लगाए हैं जिसमें आरोप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों पर प्रताड़ित करना, हत्या के प्रयास, हिरासत में यातना और आपराधिक साजिश करने के आरोप लगाए हैं रघुराम कृष्ण राजू ने। रघुराम कृष्ण राजू आपको बता दें कि टीडीपी के विधायक हैं और उन्होंने ये आरोप लगाए हैं निवर्तमान मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर। तो ये भी एक बड़ी खबर जिसमें टीडीपी विधायक का आरोप है कि ये घटना करीब 3 साल पहले की है और ये आरोप जो है उन्होंने लगाया है साल 2021 में इस तरीके का हत्या का प्रयास समेत जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री पर। अमरेंद्र, आपके पास एक बार फिर से लौटना चाहेंगे
एक और आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है अमरेंद्र। बिल्कुल भावना, ये एक वास्तव में एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से उंडी के जो ये विधायक है तेलुगु देशम पार्टी के, उन्होंने आज एक आरोप लगाया है और गुंटूर के पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भेजा है। उसमें उन्होंने बताया है कि जब वो लोकसभा के सांसद थे और 2021 में, तो उस वक्त उनके साथ एक घटना घटी थी जिसमें जो निवर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं इस समय, जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने न सिर्फ उनको जान से मारने की धमकी दी थी बल्कि कुछ थ्रेट भी किया था, क्योंकि उस समय वो 2019 में, मैं आपको बता दूं, थोड़ा बैकग्राउंड में पीछे ले जाऊं, ये 2019 में लोकसभा के सांसद थे और नरसीपुरम से ये लोकसभा के सांसद रहे हैं और इस बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़के विधायक बने हैं। ये उस समय वाईआरसीपी के ही सांसद थे और किसी मुद्दे पे जो चीफ मिनिस्टर थे वाईआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी, उनके साथ कुछ क्लैश था और एक मामले में जब इनको सीआईडी की टीम गिरफ्तार करती है तो कायदे में इनको पहले मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ किसी मामले पे विवाद चल रहा था और उस दौर के ये सांसद थे, तो लिहाजा इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया और सबसे पहले सीबीसीआईडी के पास ले गए और वहां के लॉकअप में बताया जा रहा है कि इस तरह की घटना हुई जिसपे इनको न सिर्फ थ्रेट दिया गया बल्कि जान से मारने की धमकी दी गई और बाद में इनका कहना है कि उस दौर में इन्होंने कंप्लेन नहीं की थी, लेकिन अब चूंकि ये विधायक हैं और उलंडी जो है वेस्ट गोदावरी का जो इलाका है वहां से तेलुगु देशम पार्टी से ये विधायक है, तो इन्होंने कंप्लेन भेजी है। हालांकि अभी कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन एक पत्र भेजा है जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गुंटूर को ये साफ तौर पर लिखा है और एफआईआर नंबर की भी बात की गई है जो उन्होंने 11 मई 2011 को 21 को माफ करिएगा 11 मई 2021 को उस दौर में जो कंप्लेन रजिस्टर हुई थी उसके संदर्भ में यह पत्र लिखा है कि उस मामले में इनको गलत तरीके से थ्रेट किया गया और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो वाईएसआरसीपी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनको थ्रेट किया गया। हालांकि पुलिस का अभी बयान नहीं आया, लेकिन ये मेरे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में जो उंडी के जो विधायक है रघुराम कृष्ण राजू, उनसे बातचीत की है फोन पे और आगे की कार्रवाई जांच करने के बाद उनको भरोसा दिया है कि इस मामले में जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और उसके बाद इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी भावना। तो अमरेंद्र, पुलिस ने संज्ञान ले लिया है, क्या कंप्लेंट भी दर्ज करी जा चुकी है? भावना, मैंने आपको बताया कि कंप्लेन अभी दर्ज नहीं की गई है क्योंकि गुंटूर के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनसे इन विधायक ने, टीडीपी के जो विधायक है राजू, उन्होंने शिकायत भेजी है, उन्होंने पत्र भेजा है कि उनके साथ ये घटना हुई है और उसमें उस एफआईआर का वर्णन किया गया है जो मई 2021 में इनके खिलाफ दर्ज की गई थी जब ये लोकसभा के सांसद थे और जो नियम थे, जो नियम के मुताबिक इनको सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना था, लेकिन नियमों की अवहेलना करते हुए इनको लॉकअप में डाल दिया गया। सीबीसीआईडी ने इनके साथ इंक्वायरी को थ्रेट किया तो उस मामले को इन्होंने लिखा है, लेकिन पुलिस ने, चूंकि ये सांसद है गुंटूर के उडीपी से, तो इस मामले में जो पुलिस के एसएसपी हैं उन्होंने संज्ञान ले लिया है और बाकायदा इस मामले में जो विधायक है उनसे बात की जाएगी, उनसे फोन पे बात हो गई है। अब इस मामले की जांच करके हो सकता है कि पुलिस जो है, गुंटूर पुलिस जो है, इस मामले में मुकदमा रजिस्टर किया जा सके और ये एक बड़ी घटना इसलिए भी मानी जा सकती भावना क्योंकि अभी कल की बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है जगन मोहन रेड्डी और टीडीपी के कुछ कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत भी देखी गई है और कल एक बड़ी घटना जब यहां पे एक टीडीपी के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई और कई सारी ऐसी वायलेंस की घटना भी आ रही है जिसका कि संज्ञान पुलिस ले रही है क्योंकि कल शपथ ग्रहण का समारोह है और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो इस तरह के भी पुलिस के पास इनपुट है कि दोनों पार्टियों के कुछ राइवल्स सड़कों पर न मिले, तो इसलिए एहतियातन के तौर पे पुलिस से मेरी बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि एहतियातन के तौर पे उन प्लेसेस का उन्होंने संज्ञान लिया है और उनको मार्क किया है जहां पे इस तरह की घटनाएं हो सकती है और उन लोगों को भी पुलिस हिरासत में ले रही है एहतियातन के तौर पे। तो ये पिछले कई दिनों से, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से वाईएसआरसीपी और जो टीडीपी के कार्यकर्ता हैं उनमें भिड़ंत देखी जा रही है। लेकिन ये एक बड़ा मामला जब आया जब राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो जगन मोहन रेड्डी है जो जिनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया है टीडीपी के द्वारा, और अब कल जब शपथ ले रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, ऐसे में एक बड़ी खबर एक विधायक के साथ आती है। हालांकि मामले की जांच कर रही है और इस मामले में विधिक जो कार्रवाई है पुलिस करने का संज्ञान लेकर बात कर रही है।
जी अमृत, साथ ही टीडीपी विधायक के द्वारा इस तरीके के गंभीर आरोप एक निवर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाया जाना एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा बन सकता है। ठीक कहा भावना आपने, ये एक गंभीर आरोप है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो पूरे आंध्रा की बात करूं, मैं पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पे हूं, जिस तरह से एक सत्ता का परिवर्तन किया गया है और राज्य की 175 सीटों में से भावना 164 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी और जनसेना ने गठबंधन के साथ सीटें जीती हैं। और इसमें टीडीपी का जो आंकड़ा है वो 135 का जब आंकड़ा आता है और जनसेना 21 और भारतीय जनता पार्टी 8 और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईआरसीपी को सिर्फ 11 सीटों पे ही संतोष करना पड़ता है। तो एक बड़ा असंतोष पार्टी की तरफ से आ रहा था और लगातार जो कार्यकर्ता हैं मुखर होकर इसका विरोध कर रहे थे कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से वाईएसआरसीपी कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और लगातार वो निवर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से मिल रहे थे, और लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई बात जगन मोहन रेड्डी की तरफ से नहीं आई। ऐसे में कई विवाद, जब से ये रिजल्ट आए हैं चुनाव के, तब से कई सारी घटनाएं देखने को मिली है। एक तरफ जहां टीडीपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की जाती है, एक हत्या का मामला भी सामने आया था कल, और अभी जो वर्तमान एमएलए जो एक्स एमपी थे और एक्स एमपी थे वाईएसआरसीपी के, उनका एक आरोप बड़ा कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे उस दौर में उन्होंने किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया और किस तरह से उनको थ्रेट किया और न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी, और आज भी वो उस सदमे से निकल नहीं पा रहे। इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। और अभी गुंटूर की जो पुलिस है, एसएसपी जो है वहां के, वो इस मामले में जांच कर रहे। तो चलिए, पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। हालांकि वाईएसआरसीपी से अभी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। अमरेंद्र, आप इस मुद्दे पर लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए इन ताजा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 10 में रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आंध्र प्रदेश से अब आपको लिए चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में करीब 2.5 दशक बाद सरकार बदली है। यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ बीजू जनता दल की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को उड़ीसा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जिनकी मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये चुन लिया जाएगा। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से कुछ दिग्गजों को छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे हैं और पहली बार विधानसभा में आ रहे हैं। लिहाजा कैबिनेट में शामिल किए जाने के पैमाने क्या होंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून यानी कि कल होने वाला है। चुनाव नतीजों की अगर बात कर ले तो इस बार बीजेपी ने यहां कमाल का प्रदर्शन किया है और 147 में से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर बम्पर जीत हासिल की है। जबकि सत्तारूढ़ दल बीजेटी की बात करें तो इन्होंने 51 सीट पर वे सिमट कर रह गई। उड़ीसा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। समारोह से पहले भुवनेश्वर के शपथ मैदान में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने भाजपा प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर से इस बारे में खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा की धरती पर पधार रहे हैं। 24 साल बाद यहां भगवा झंडा लहरा रहा है और इसी के क्रम में यहां मुख्यमंत्री की शपथ होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना हुआ है। अभी हमारे साथ विजयपाल सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं ओडिशा के। सर, आज आपने पूजा पाठ की है और एक जो सांस्कृतिक समृद्धता और जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उनके जरिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की एक नई नींव हुई है। क्या कहेंगे, कार्यक्रम क्या है और आज जो पूजा पाठ की इसका क्या मकसद है? देखिए, इसे भूमि पूजन कहते हैं। जो कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत यहीं से शुरू होती है
तो आज ये इस कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन हुआ है। यहाँ ये पंडाल बन रहे हैं, बड़ी संख्या में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी सहित वरिष्ठ मंत्री, कई मुख्यमंत्री और यहाँ के एमएलए, एमपीज, उनके वीआईपीज, साधु संत, ये सब यहाँ उपस्थित रहेंगे। अगर बात करें प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का, तो यहाँ उड़ीसा में उनका आगमन कितने बजे होगा? क्या कोई रोड शो का कार्यक्रम है और वेन्यू पे कितने बजे? अभी मिनट पे प्रोग्राम नहीं है, वहीं उनका भव्य स्वागत किया जाएगा एयरपोर्ट पर और फिर यहाँ कार्यक्रम में रहेंगे ही। 24 साल बाद के सत्ता आ रही है, तो निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद पहली बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बीजेपी की सरकार बनेगी। पहले हमारी सरकार नहीं थी, ये पहले तो मिलीजुली सरकार में हम शामिल थे। तो सर जिम्मेदारी बड़ी है, तो अगर आपके मुंह से जानना चाहें 100 दिन का रोड मैप, तो किस तरह का होगा? निश्चित रूप से जितनी संकल्प पत्र में हमने कहा है वो मैं यहाँ का उड़ीसा का संकल्प पत्र है और किसी स्टेट का और केंद्र का, उन सबको शुरू में ही पूरा करने का हम शुरुआत करेंगे। चाहे वो हमारा 3100 रुपये धान का मूल्य देने की बात हो या यहाँ सुभद्रा योजना की बात हो, इन सबको लागू करने का काम मुझे आशा है पहली बैठक में ही वो निर्णय करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा से प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जनता मैदान में न केवल पूरी तैयारियां चल रही है, बल्कि नई सरकार के स्वरूप और गठन के बाद प्रदेश के विकास के लिए किस तरह नए आयाम स्थापित होंगे, इसको लेकर पूरा चिंतन मनन और बैठक भी हो रही है। मेरे से कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, जनता मैदान, भुवनेश्वर। तो ओडिशा में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कल है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। विधायक दल की बैठक है और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण होगी। सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि कौन होने वाला है मुख्यमंत्री, कौन से ऐसे चेहरे हैं जिसको भाजपा जो है जिस पर कयास लगाए जा रहे हैं। और हमने देखा है ओपी की पहले भी विधानसभा चुनावों में जिन राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, सरप्राइज फैक्टर रहा है एक। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उड़ीसा की अगर बात करें तो 24 साल बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की फुल प्लेस गवर्नमेंट। और आइए अब आपको सीधे ले चलते। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पुलिस मेमोरियल पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री अमित शाह पुलिस मेमोरियल पहुंचे थे। और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं भुवनेश्वर, जहां हमारे संवाददाता ओपी यादव हमें ताज़ा जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से उड़ीसा में कल मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण होने वाला है और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर भाजपा इस बार विश्वास जता रही है। ओपी, अभी हम उड़ीसा में ही मौजूद हैं और भुवनेश्वर जो राजधानी है, जी यहाँ पर कल जनता मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उड़ीसा की जो नई सरकार है उसके मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजित किया जाएगा। पूरी रीति रिवाज और विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई और जो पंडाल है उसको सजाया गया। और उसी पूजा अर्चना में जो उड़ीसा से बीजेपी के प्रभारी है विजय पाल सिंह तोमर, वो खुद बैठे। उसके बाद जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे। तकरीबन 40,000 लोगों की पंडाल में बैठने की व्यवस्था। उसके अलावा बाहर भी बहुत सारे लोग, तकरीबन 1 लाख लोग यहाँ आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ तकरीबन 3:45 बजे से लेकर 4:45 बजे तक राजभवन में रुकेंगे। फिर 4:45 बजे से लेकर 4:45 बजे के बीच उनका किसी भी समय आने का कार्यक्रम रहेगा जनता मैदान। और 5 बजे से 5:30 बजे के बीच शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही उत्सुकता का और उत्सव का माहौल उड़ीसा वासियों के लिए है। और यहाँ मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके लिए आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दोपहर 12 बजे यहाँ पहुंचेंगे और शाम को 4:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी। और उसमें जो बीजेपी का मुख्य चेहरा होगा मुख्यमंत्री के तौर पे, उसका नाम विधायक दल की बैठक के बाद तय किया जाएगा। लेकिन यहाँ कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के न केवल दावेदार है बल्कि वो सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से बहुत फिट बैठते हैं। जिनमें कुछ जिनका नाम मीडिया में चल रहा है या जिनकी संभावनाएं हम जता सकते हैं, उनमें मुख्य रूप से हम बात कर सकते हैं। सुरेश पुजारी हैं जो ब्रिजराज नगर से विधायक है, 3 बार के विधायक हैं और 1 बार सांसद भी रहे हैं। तो बेहतरीन अनुभव उनको संगठन का और विधिक मामलों का भी है और विधानसभा में और लोकसभा में भी वो रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरा बात करें, मोहन मान जी है, वो जनजातीय समुदाय से आते हैं।
क्यों जो सदस्य विधायक है वो भी 2 बार विधायक रहे हैं और डिप्टी चीफ भी पार्टी की तरफ से रहे हुए हैं, तो वो भी बेहतरीन अनुभव रखते हैं अपना। इसके अलावा एक दूसरे एससी समुदाय से रखने वाले हैं सूर्यवंशी सूरज, जो धामनगर से विधायक हैं, वो भी दूसरी बार विधायक बने और युवा चेहरे हैं पार्टी के। इसके अलावा जो अन्य जो क्षेत्रों से विधायक है उनमें भी रवि नायक है जो कुचिंडा से विधायक है। तो ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पे आ रहा है, लेकिन कौन असली चेहरा होगा ये विधायक दल की बैठक के बाद तय होगा। निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनी है, विकास के वादे इन्होंने चुनाव के दौरान किए हैं, तो इन सभी वादों को और मैंडेट जो मिला है भारी उसको पूरा करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति, कुशल प्रशासक और अच्छा नेता ये मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किया जाएगा, ताकि जो केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार मिलकर काम करे और उड़ीसा वासियों के सम्मान और स्वाभिमान को लौटाने के साथ साथ विकास के नए आयाम स्थापित कर उड़ीसा को राष्ट्रीय पटल पर उभारने का काम करे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है, उसको देखते हुए विधायक भी सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने कीर्तिमान स्थापित किया है। 2.5 दशक बाद जो है सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कई ऐसे मुद्दे होंगे, कई ऐसी प्राथमिकताएं होंगी जो सरकार की, जो उन्हें निभानी होंगी। जी बिल्कुल आपने सही कहा। यहां पर 2000 मार्च को नवीन पटनायक की सरकार बनी थी और तब से लगातार बीच में हालांकि बीजेपी का भी इनके साथ कोलिशन रहा, लेकिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ही रहे। तो 24 साल से अधिक का जो समय रहा, तकरीबन 25 साल हम बोल सकते हैं, तो उसमें एक ही पार्टी की और एक ही व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहने से कई तरह के ऐसे निर्णय भी हो जाते हैं जिनसे जनता नाराज होती है। तो अगर हम चुनाव की बात करें तो इन चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा रहा वो उड़ीसा की अस्मिता और सम्मान का रहा यहाँ, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के एक सचिव थे IAS अधिकारी पांड्यान, जो अघोषित रूप से एक तरह से राजनीतिक दखलंदाजी पार्टी के कामों में और विधानसभा चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में उन्होंने काफी ज्यादा रुचि ली थी। उसको लेकर जनता में आक्रोश था कि चुनाव का प्रतिनिधि होना चाहिए, उड़ीसा का प्रतिनिधि यहाँ का राजनीतिक करना चाहिए। तो इसको लेकर काफी आक्रोश था। जो VK पांड्यान है उसके खिलाफ पूरे राज्य में न केवल माहौल बना बल्कि बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। दूसरा मुद्दा जो रहा वो रत्न भंडार की चाबी का है, क्योंकि तत्कालीन जो अभी वर्तमान में सरकार है उसके जो विपक्ष और अन्य जो दल थे, कांग्रेस या बीजेपी, इन सभी ने मांग की कि जो रत्न भंडार की चाबी है वो कहाँ खो गई, उसको जनता के सामने रुख स्पष्ट करे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो लोगों में आक्रोश था। इसके अलावा बिजली, पानी, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं भी महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में यहाँ रही है और यही वजह कि चुनाव के दौरान ये सब मुद्दे न केवल हावी रहे बल्कि बीजेपी को इसका फायदा रहा। और जो सत्ताधारी दल है बीजू जनता तो इन तमाम मुद्दों पर आगे सरकार को काम करना होगा। लोकसभा में 20 सीटें जीती। आज ओडिशा के लिए एक बड़ा दिन है, विधायक दल का नेता चुना जाना है, साथ ही साथ कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी है। आप तमाम इन अपडेट्स पर नजर बनाए रखेगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और आइए अब बात कर लेते हैं आगामी 21 जून की जब होने वाले योग दिवस होने वाला है और इससे जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं।
10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब महज 10 दिन ही बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योग को लेकर अपने मन की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि अब से 10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जो एकता और सद्भाव का जश्न मनाने वाली एक शाश्वत प्रथा है। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है और समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री ने एक और पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा है कि इस वर्ष योग दिवस के करीब आते ही योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने और दूसरों को भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना जरूरी है। योग हमें शांति का आश्रय प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और धैर्य के साथ कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक और पोस्ट कर विभिन्न योग आसनों के वीडियो को शेयर किया और लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि यह आप सभी को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगा। आइए देखते हैं उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो जिसमें सिखाया जा रहा है वृक्षासन। वृक्षासन, वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। देश ही नहीं, दुनिया में भी इसकी तैयारियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में आइसलैंड में स्थित भारतीय दूतावास ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत कर दी है। यहां होने वाले इन योग कार्यक्रमों का उद्देश्य है योग को आर्कटिक के करीब लाना। इसमें शामिल हुए लोगों को आर्कटिक की खूबसूरती के बीच लोगों को योग और ध्यान का अनुभव करवाया गया। उत्तरी आइसलैंड की राजधानी अकुरेरी में विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रेकजाविक में आगामी 17 जून को भव्य योग कार्यक्रम भी मनाया जाएगा। तो योग से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ते हैं। मोदी 3.0 के कैबिनेट के मंत्रियों ने अपना पदभार संभालना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। मोदी कैबिनेट में शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है।
तो मोदी कैबिनेट में शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री बने हैं मनोहर लाल। वहीं सुरेश गोपी की बात करें तो उन्होंने भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उनके लिए सब कुछ नया है और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे नया है ये मिनिस्ट्री। मैंने I was not expecting this ministry, so it's a huge responsibility. So I have to definitely look into the prospects at which my Prime Minister is looking forward to, and what kind of a load he's put on my Minister Puri ji. So after going through all those the content of the next level of emerging petroleum systems in India, after learning it properly, maybe I will be able to put in my contribution. और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली के जल संकट से जुड़ी हुई, जहां सियासी खींचतान जारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली जल संकट पर उपराज्यपाल से चर्चा भी की। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को आश्वासन भी दिया कि वह इस विषय पर हरियाणा से बातचीत करेंगे। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों की कमी पर भी चर्चा की गई, जिसे जल्द ही पूरा करने का भी दिल्ली के उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बताया कि अभी तक हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए पानी नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलवामा पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में मारे गए लश्कर आतंकी रियाज अहम डार और रईस अहम डार के OGW नेटवर्क से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलवामा पुलिस ने बताया कि इनमें 6 किलोग्राम वजन के 2 IEDs, AK-47 पिस्तौल और आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। इस संबंध में धारा 307 IPC, आर्म्स एक्ट और UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है और 3 OGW को गिरफ्तार किया गया है। और अब एक और अहम खबर, नीट यूजी से जुड़ी हुई। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा फिर से करवाने से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इस याचिका में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अन्य याचिका में परीक्षा के मनमाने तरीके से दिए गए ग्रेस मार्क्स के निर्णय को भी चुनौती दी गई है। ग्रेस मार्क्स के चलते एक ही सेंटर के 6 छात्रों को परीक्षा में पूरे अंक मिले हैं। याचिकाकर्ताओं ने मामले को SIT जांच की भी गुहार लगाई है। और अब खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक नया टर्मिनल का संचालन आज से शुरू हो गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के कर्मचारियों ने यहां आने वाले यात्रियों का स्वागत किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल जनवरी में इस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। यह टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन की सालाना क्षमता 44 लाख से अधिक यात्रियों की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन से यात्रियों को बहुत आसानी होने वाली है। और अब बात मिजाज मौसम की। उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। राजधानी दिल्ली भी इस गर्मी से अछूती नहीं है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में आने वाले 5 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। उधर हरियाणा के रोहतक में कल अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के पालम इलाके में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगर बात करें मानसून की, तो मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण के इलाके गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। इन इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा और आगे बढ़ गया है। मानसून के आगे बढ़ने का असर गुजरात के दक्षिणी हिस्से में भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। यहाँ प्री मानसून गतिविधि अब तेज हो गई है।
अयोध्या की हनुमानगढ़ी में आज भक्त भारी संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं। दरअसल ज्येष्ठ महीने के हर एक मंगलवार को विशेष तौर पर बड़ा मंगल के रूप में मनाया जाता है। आज ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है। ऐसी मान्यताएं हैं कि ज्येष्ठ के महीने में ही त्रेता युग में भगवान राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। आज के दिन के लिए मंदिर में विशेष व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मलावी के उपराष्ट्रपति और 9 अन्य लोगों को लेकर जा रहा सैन्य विमान सोमवार को लापता हो गया। विमान की तलाश जारी है। मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा ने बताया कि उपराष्ट्रपति साउलोस चिलीमा और अन्य लोगों को लेकर विमान ने राजधानी लिलोंगवे से स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:17 पर उड़ान भरी थी। विमान को लगभग 45 मिनट बाद 370 किलोमीटर दूर मुजुजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन विमान के रडार से गायब होने के बाद से विमानन अधिकारियों का अब तक विमान से संपर्क नहीं हो सका है। विमान के रडार से गायब हो जाने के बाद से उसे संपर्क करने के सभी प्रयास अब तक विफल रहे हैं। राष्ट्रपति चकवेरा ने तलाशी अभियान का आदेश दे दिया है और बहामास की अपनी यात्रा भी रद्द कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के इजराइल और गजा के बीच संघर्ष विराम को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में पूरी तरह से संघर्ष विराम, हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई और इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई जैसे मुख्य बातें शामिल हैं। सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 सदस्यों ने अमेरिका के प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया है। रूस ने इस प्रस्ताव से जुड़ी हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि इजराइल इसे लेकर सहमत है और हमास ने भी इसके पक्ष में बात की है। इजराइल ने शनिवार को चलाए गए एक मिशन के जरिए 4 बंधकों को छुड़ाया है। अफगानिस्तान में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तड़के 2:15 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई है। मध्य सोमालिया में 2 गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें कम से कम 55 लोग मारे गए और 155 अन्य घायल हो गए। स्थानीय निवासियों और चिकित्सा अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सोमालिया की संघीय सरकार न केवल अलकायदा से जुड़े अल शबाब समूह द्वारा फैलाई जा रही हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है, बल्कि उसे अफ्रीका के इस देश में भूमि और जल पर नियंत्रण को लेकर कबीले आधारित संघर्षों का भी सामना करना पड़ रहा है। खेल की खबरों पर नजर डालें तो भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहलवानों को सहायता प्रदान करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के अतिरिक्त सहायता के अनुरोध को भी स्वीकार लिया है। IEO और WFI पेरिस ओलंपिक से पहले पहलवानों की सहायता के लिए एक टीम बनाने की भी योजना बना रहे हैं, जिसमें कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ, मेंटल कंडीशनिंग कोच और अन्य आवश्यक कर्मचारी शामिल होने वाले हैं। भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर इवेंट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आयोजित पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल 2024 एथलेटिक्स मीट के पुरुषों की 5000 मीटर इवेंट में गुलवीर सिंह ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए यह रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल एशियन गेम्स की 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने रेस को पूरा करने में 13 मिनट 18.92 सेकेंड का समय लिया था। कारोबार जगत की बात करें तो मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड 34,697 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो कि पिछले महीने के मुकाबले 83% अधिक है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के मुताबिक ये लगातार 39वां महीना है जब म्यूचुअल फंड निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारों का मानना है कि ज्यादा निवेश सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरी में आया है। गौरतलब है कि यह पहला मौका है जब म्यूचुअल फंड्स में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। मई में ओपन एंडेड सेक्टोरल और थीमेटिक इक्विटी फंड्स में सबसे ज्यादा 19,213 करोड़ रुपए का निवेश आया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़कर करीब 59 लाख करोड़ रुपए हो गई है।
SIP से मासिक योगदान बढ़कर मई में 20,904 करोड़ रुपए हो गया है, जो अप्रैल में 20,371 करोड़ रुपए था। इन योजनाओं में मासिक निवेश लगातार दूसरे महीने 20,000 करोड़ से अधिक है, जो दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा लंबी अवधि के निवेश में अधिक है। इसकी वजह भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत स्थिति में होना है, जिसके कारण निवेशकों का लगातार भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। आइए अब नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत की से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। बीमा नियामक इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने वालों के लिए कैशलेस सुविधा देने के लिए कंपनियों पर नकेल कस दी है। नियामक ने अब दो टूक कह दिया है कि नए सर्कुलर पर काम में देरी नहीं होनी चाहिए और हर हाल में 31 जुलाई तक नई सुविधाएं शुरू कर दी जाएं। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस पर मास्टर सर्कुलर में कहा गया था कि बीमाकर्ता को कैशलेस प्राधिकरण के अनुरोध पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए और अनुरोध प्राप्त होने के 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और फेडरल रिजर्व द्वारा उच्च ब्याज दरों को बनाए रखने की उम्मीदों के बीच गर्मी के महीनों में ईंधन की बढ़ती मांग को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतें सोमवार को करीब 2% बढ़कर के 1 सप्ताह के उच्च स्तर तक पहुंच गईं। ब्रेंट कच्चे तेल का भाव $80 प्रति बैरल पर नजर आया। चिप उद्योग को 2027 तक 3 लाख पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। टीम लीज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सेमीकंडक्टर उद्योगों को 2027 तक 2.5 लाख से 3 लाख पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये प्रतिभा की कमी R&D, डिजाइन, विनिर्माण और उन्नत पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में होने की है। 76,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ने अब तक 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी अब उन लोगों के डीमैट अकाउंट या पोर्टफोलियो को जब्त नहीं करेगा जिन्होंने नॉमिनीज की जानकारी नहीं दी है। सेबी ने ये फैसला मार्केट से जुड़े तमाम पार्टिसिपेंट से विचार विमर्श करने के बाद लिया। सेबी ने फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज रखने वाले निवेशकों को भी राहत दी है। सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा कि ये निवेशक भी डिविडेंड, ब्याज भुगतान या रिडेम्पशन भुगतान पाने के हकदार होंगे। नैस्डैक पर लिस्टेड कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने लगभग $1.3 अरब में वैश्विक इंजीनियरिंग कंपनी बेल्कन का अधिग्रहण करने के लिए पक्का करार कर लिया है। नकदी और शेयर पर आधारित ये सौदा सितंबर तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। भारत में कॉग्निजेंट के सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं। इसके कुल 3,44,400 कर्मचारियों में से लगभग 2.5 लाख भारत में ही है। इस अधिग्रहण से कॉग्निजेंट की ER&D क्षमताओं का काफी विस्तार होने की उम्मीद है। नवजात शिशुओं, माताओं और बच्चों के लिए भारत के सबसे बड़े मल्टी चैनल रिटेलिंग प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई ने वैश्विक बाजारों में अपना परिचालन दायरा बढ़ाने की योजना बनाई है। साथ ही IPO की भी तैयारी कर रही कंपनी ने सऊदी अरब में नए आधुनिक स्टोर और वेयरहाउस स्थापित करने की योजना बनाई है। अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए भारत की तर्ज पर आगे बढ़ने के लिए कंपनी ने विदेशों में विस्तार योजनाओं के लिए 156 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग समूह लार्सन एंड ट्यूब्रो ने दुनिया के हाईटेक निर्माण बाजार चीन में अब अपनी भागीदारी बढ़ाने की योजना बनाई है। चीनी प्रतिस्पर्धियों को मात देना चुनौतीपूर्ण होने के कारण L&T ने वैश्विक फर्मों में अपनी बिजनेस डेवलपमेंट स्टडीज हाईटेक निर्माण सेगमेंट में कंपनी के मौजूदा ऑर्डर बुक का मूल्य $61 करोड़ है, जिसका आधा हिस्सा निर्यात से जुड़ा है। अमेरिकी पिज्जा रेस्टोरेंट चेन डोमिनोज भारत में अगले 5-6 साल में स्टोर्स की संख्या दोगुनी बढ़ा करके 4,000 करने जा रहा है। कंपनी के एक टॉप अधिकारी ने ये जानकारी दी है। डोमिनोज ने 1996 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था और अब तक वो 2,000 स्टोर्स लॉन्च कर चुकी है। भारत अब डोमिनोज के लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। जीवन बीमा परिषद के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जीवन बीमा उद्योग के नए कारोबार प्रीमियम में मई 2024 में सालाना आधार पर 15.5% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में वृद्धि के संकेत भी मिले। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का प्रीमियम मई 2024 में 18% से ज्यादा बढ़कर के 16,690 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 14,000 करोड़ रुपए पर था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि DD न्यूज़ ही है भरोसा सच का। नमस्कार।